Hi everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's the Hindu news discussion जो कि CLAT, A-Late, CLAT PG, LLM and LSAT and other law entrance टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए अभी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है तो स्टूडियो नहीं जा रहा हूँ मैं, पर क्लासेज आपकी कंटिन्यूस घर से ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंडे से स्टूडियो से लेंगे तो फिर मैं आपको विजिबल भी रहूँगा। यहाँ पे देखिए हिंदू को पता नहीं क्या ही हो गया यार, सेम आर्टिकल लाइक फ्रीबीज पे हम पिछले 3-4 दिन से हर दिन आर्टिकल देख रहे हैं। यहाँ पे एक पॉलिटिकल आर्टिकल है बीजेपी से रिलेटेड, अपने मतलब का नहीं है। यहाँ पे बिल्किस बानो वाला जो वर्डिक्ट आया है ना, उस पर थोड़ा सा वर्डिक्ट नहीं बोलेंगे, जो रिहा कर दिया है कैदियों को, उसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म करके आर्टिकल है। ये पूरा मैटर हमने जो है वो आज से 2 दिन पहले पूरा डिटेल में देखा था। हमने सेक्शंस भी देखे थे, हमने क्या लूपहोल्स थे या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, सीआरपीसी का एक प्रोविज़न देखा था। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी थी, ठीक है। मामला क्या है वो भी हमने जाना था। तो ये आप चाहें तो 2 दिन पुराना सेशन से रिवाइज कर सकते हैं, बाकी और कुछ है नहीं। सैटरडे में देखो यहाँ पे ग्राउंड जीरो आता है, एक कहानी आती है प्रॉपर लिखी हुई, तो वही यहाँ पे अभी लिखा हुआ है, फ्रॉम डार्कनेस टू सोलर पावर्ड लाइट। ठीक है, एट सच कुछ बहुत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। चाइना कॉल्स फॉर इंडिया टू वर्क इन सेम डायरेक्शन टू रिस्टोर टाइज। यहाँ पे देखिए पहला आर्टिकल आया हुआ है क्योंकि जयशंकर साहब जो हैं इन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी थी कि भारत और चाइना के रिलेशन जो है वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फेज़ में अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जब चीज़ आई तो इसके बाद क्या हुआ कि ऐसा होने लगा कि यार मतलब इंडिया का रिलेशन जो है चाइना से ख़राब है, तो चाइना भी इस पर कुछ तो टिप्पणी करेगा। तो चाइना ने यही कहा है कि भैया भारत को भी चाइना के साथ मिलके प्रयास करने चाहिए और दोनों ही कंट्रीज़ को मिलके जो है अपने रिलेशन बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीबीआई सर्चेस दिल्ली डिप्टी सीएम प्रीमिसेस इन एक्साइज पॉलिसी केस। तो ये देखिए बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी चलता रहता है, उसी का एक और बहुत बड़ा एग्जांपल आपके सामने है। इसमें हुआ क्या है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के जो डेप्यूटी हैं उनके घर में भी सीबीआई ने छापा मार दिया है, मनीष सिसोदिया जी के। मामला क्या है, देखिए कुछ दिन पहले एक मामला आया था कि एक्साइज पॉलिसी के अंदर कुछ घपला हुआ है, कुछ इस तरीके की चीज़ें, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वहीं यहाँ पे कहा है कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जैसे पहली इतनी बार हम लोगों पे जांच हुई है, आप आगे भी करा लीजिए, कुछ भी गलत नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ सामने आई है, बाकी देखते हैं इसमें क्या होता है आगे। ऑल दो जो भी है ये चीज़ देश के लिए तो सही नहीं है, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के यहाँ पे सीबीआई का छापा है। उमर फारूक नाइदर अंडर हाउस अरेस्ट फॉर नॉट डिटेन सेज जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन है जम्मू एंड कश्मीर के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर? मनोज सिन्हा साहब। तो उन्होंने ये कहा है कि जो आपके उमर फारूक हैं, कौन है उमर फारूक? ये जो हैं एक लीडर हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर के। तो इनको बोला गया कि ये ना हाउस अरेस्ट हैं ना ही डिटेन्ड हैं। हाउस अरेस्ट का बेसिकली मतलब होता है कि हाउस के बाहर जो है आपने आर्मी खड़ी कर रखी, बाहर कोई नहीं जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यही बात थी, तो आपके साथ मैंने इसको भी शेयर कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक बड़ी मतलब क्वेश्चनेबल ये न्यूज़ ही है और क्वेश्चनेबल ये चीज़ भी है। देखिए कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी के ऊपर भी ऐसा लगा था कि वो नेपाल में कहीं पार्टी करने गए थे। तो ये है साना मरीन, शी इज़ फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर। तो इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें शी वॉज डांसिंग लाइक दिस, और ऐसा बोला गया कि इन्होंने ड्रग का सेवन किया है। फिर इन्होंने ऐसा भी एक स्टेटमेंट दी कि मैंने जो है चेक जांच भी करवाई और ऐसा कुछ भी नहीं निकला है। तो काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया में या इनके देश में भी, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ों पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। ऑल दो ये सारे लोग भी इंसान हैं और दे ऑल हैव राइट टू पार्टी एंड डांस। तो अगर वो अपने प्राइवेट स्पेस में पार्टी डांस कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक दे शुड बी एनी इशू। अब वो वीडियो जो है वो बाहर पब्लिक में आने के लिए थी नहीं, वो लीक हो गई, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो साना मरीन जी जो हैं वो अभी काफ़ी फेमस हो गई हैं और उन पर काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है इनको अपने देश में अपोजिशन से। इवन रिजाइनेशन की डिमांड आनी शुरू हो चुकी है। इसके बाद AIFF के प्रेसिडेंट के लिए बाईचंग भूटिया साहब जो हैं ये रन करेंगे। देखो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ था। एक प्रफुल्ल पटेल साहब जो हैं 12 साल से यहाँ बैठे हुए थे। अब काफ़ी एक डिमांड आ रही थी कि बाईचंग भूटिया जो हैं वो रन करें, जैसे कि BCCI में अब सौरभ गांगुली चला रहे हैं, उस तरीके का चीज़ करने की बात करी जाए। बाईचंग भूटिया वन ऑफ द प्रोमिनेंट फुटबॉल प्लेयर हैं इंडिया के। तो इन्होंने इसमें अपनी स्वीकृति दे दी है, इन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। लेट्स सी क्या होता है, कैसे जो है ये इलेक्शन होता है, इसमें ये जीतते हैं नहीं जीतते हैं वो एक बात का विषय है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर स्टेटस को ऑन मूव टू पुट पैनल इन चार्ज ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो जैसे कि देखिए फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ किया, तो वो चीज़ आपकी
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ ना हो, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था कि कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनेगी, वो देखेगी आईओए को आगे, तो वो पे स्टे लगा दिया है। और ये मेन रीज़न यही है क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस करके जो प्रॉब्लम आ जाती है ना, वो क्रिएट हो जाती है। जैसे कि सीओए अकॉर्डिंग टू द जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ना, वो क्या हो जाएगा, एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो जाएगा, और इसके वजह से फिर इंडियन ओलंपिक कमेटी जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड। तो ये चीज़ें दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 मेंबर्स की सीओए बनाई है, जिसमें आपके फॉर्मर जज अनिल आर दावे साहब हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी हैं, और फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विकास स्वरूप थे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई हो। थोड़ा सा फीफा के बारे में पहले जान लेते हैं। इट्स हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल इन द वर्ल्ड। 1904 में ये फॉर्म हुई थी। ठीक है, 211 मेंबर आज की डेट में। इसका हेडक्वार्टर जूरिच में है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में जान लो। 1937 में फाउंड हुई थी। 1948 आफ्टर द इंडिपेंडेंस इसको एफिलिएशन मिला था। द्वारका न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एंड इंडिया वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन इन 1954। ठीक है, और बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो जो हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो भी इससे बाउंड होती है, और अगर यहाँ पे इसका वायोलेशन होता है तो इट कैन बी सस्पेंडेड। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए एक आर्टिकल जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था। थोड़ा सा मैं आपको ना भी ट्रांसजेंडर बिल आया था या फिर ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट रूल्स करके आया था, उसके बारे में बताना चाह रहा था, मैं कल भी बताना चाह रहा था, बट वो जो है कल इतना मतलब चीज़ें थी, वो वीडियो मिली नहीं थी मुझे, बट वो आज मिल गई है। तो मैं अभी इस वीडियो के एंड में उसको अटैच कर। अब आज का एक लास्ट आर्टिकल जो है जिसको डिटेल में मैंने आपके लिए डाल दिया है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसजेंडर पर्सन सेल्फ आइडेंटिफाइंग एज ए फीमेल कांट बी क्लब्ड अंडर वुमेन कोटा, शुड बी गिवन डिफरेंट रिजर्वेशन। तो मद्रास हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है कि अगर आप ट्रांसजेंडर पर्सन को जिसने सेल्फ आइडेंटिफाई उनको खुद को फीमेल किया है और उनको फीमेल कैटेगरी में रिजर्वेशन देना गलत है। आपको ट्रांसजेंडर कैटेगरी को अलग से रिजर्वेशन देना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन 14, 15, 16 जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो 15 तो नहीं बोलूँगा, 14 एंड 16। तो बात यहाँ पे ये है कि इस वजह से ही अभी न्यूज़ में आ गया है। अब ट्रांसजेंडर से रिलेटेड ना एक और बहुत बड़ा मसला है जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है। देखिए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए पहले हमारे देश में ना कोई कानून नहीं था, तो 2019 में इसके लिए कुछ कमियां थी। 2019 में इसके लिए एक्ट लाया गया जिसमें कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से 2020 में उनके अंदर को तब्दीली करी गई। तो ये पूरा क्या है, मैंने इस वीडियो के बाद अभी जस्ट वो वीडियो अटैच कर दी है, आप उसको देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आज का सेशन जो है वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 जो आए थे और क्यों हमें समझना है, क्योंकि ट्रांसजेंडर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी सारे केसेस समय समय पे इस पे देखते हैं, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, जो भी आप LLM का पेपर अभी नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं इसके अंदर। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस होता है। सेक्स, देखो बेसिकली हम जो एक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिफाइन करते हैं कि कोई इंसान मेल है या फीमेल है। वहीं आपका जो जेंडर होता है ना गाइज, ये एक सोसाइटिकल टर्म है। ये सोसाइटी के द्वारा एक स्क्रूटनी करी जाती है कि आपके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइक मैन जो है वो ब्लू पहनेंगे, वुमेन्स जो हैं वो पिंक पहनेंगी, मैन जो है उनके पे ये काम इंजीनियरिंग सूट करता है, फीमेल्स पे डॉक्टरी सूट करती है। तो जो इस तरीके की एक चीज़ें हैं ना, ये आपका मोर जेंडर है, सोसाइटिकल स्क्रूटनी। वहीं जो सेक्स है ये आपका बायोलॉजिकल रिलेशन बताता है कि आपका क्या हो, आप मेल हो, फीमेल हो, आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बायोलॉजिकल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। अब व्हाट इज ट्रांसजेंडर? ट्रांसजेंडर इज समवन हुज जेंडर डज नॉट मैच विद द जेंडर असाइंड टू देम एट बर्थ। मतलब कोई जन्म लेता है तो उसको जेंडर जो है वो मेल माना जाता है कि भाई ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर, बट जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसको इस मेल कैरेक्टरिस्टिक्स से अपने आप को रिलाई नहीं कर पाता है, उसमें मोर उसको फीमेल वाला फील आता है। तो ये क्या है? दिस इज ट्रांसजेंडर। अब ट्रांसजेंडर के हित के लिए भारत में कोई रूल तो था नहीं प्रोटेक्ट करने के लिए इनको, तो 2019 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। बट इस एक्ट के आने के बाद भी काफी बवाल हुआ क्योंकि इस एक्ट में कुछ कमियां थी और उस कमियों को दूर करने के लिए फिर ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 हमारे देश में लाया गया।
अब एम क्या था इसका बेसिकली सिंपल सा एम था टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बाय ग्रांटिंग देम रिकॉग्निशन एंड मेकिंग वेलफेयर प्रोविजन फॉर देम। अब क्या क्या इसमें चीजें आई है, हम रूल्स की बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 की, क्योंकि 19 वाला जो एक्ट आया तो उसमें कुछ कमी आती है, उसको दूर करने के लिए इस रूल्स को लाया गया था। तो सबसे पहले देखो 2019 का जो एक्ट आया था ना, उसमें एक प्रॉब्लम आई थी आइडेंटिटी की। 2019 के एक्ट में इन्होंने ये कह दिया था कि भैया फिजिकल टेस्ट लेंगे, मेडिकल टेस्ट लेंगे, और फिर वो बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा कि इसको मेल देना है या इस ट्रांसजेंडर को फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला देना है, ज्यादा मतलब इस इंसान के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है। बट अब यहाँ पे इस चीज को मना कर दिया है और ये कहा गया है कि ट्रांसजेंडर विल देमसेल्फ डिसाइड कि उन्हें क्या ज्यादा अच्छा लगता है और वो किस तरीके पे, किस मेल या फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स में से किस कैरेक्टरिस्टिक्स पे ज्यादा झुके हुए हैं, और वो डीएम को जो है वो सर्टिफाई करेंगे, और डीएम जो है फिर उस चीज को एफिडेविट के थ्रू, उनके जो एफिडेविट वो देंगे उसके थ्रू उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये 2019 का जो अमेंडमेंट जो एक्ट आया था उसमें ये कमी थी जो 2020 के रूल्स में दूर कर दी गई। दूसरा, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब आप ना किसी बंदे के 92 नंबर आए हैं और किसी ट्रांसजेंडर के भी 92 नंबर आए हैं, आप इन दोनों में डिस्क्रिमिनेट इसलिए तो नहीं करेंगे कि भैया ये 92 वाला ट्रांसजेंडर है। आप मार्क्स के बेसिस पे करिए, कोई और क्राइटेरिया आपके पास है उसके बेसिस पे जो रीजनेबल है आप करिए, चलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए उसको पीछे रख रहे हैं क्योंकि ही ट्रांसजेंडर, नहीं चलेगा। इस तरीके की चीजें पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी अलाउड नहीं है, ये यहाँ पे देखने को मिला। इसके अलावा देखो सेपरेट फैसिलिटीज की बात भी करी गई ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 के अंदर। सेपरेट फैसिलिटीज लाइक गाइस, जैसे कि आप देखते हो पब्लिक प्लेसेस में वॉशरूम्स होते हैं मेल फीमेल, बट वहाँ पे कहा गया कि जहाँ जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के राइट्स वायलेट हो सकते हैं वहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन भी क्रिएट किया जाए हॉस्पिटल्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर, जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के लिए भी डिफरेंट वॉशरूम्स एंड जो भी सुविधाएं होती हैं वो हों। इसके अलावा देखो कहा गया कि जो स्कीम समय समय पे रिव्यू करी जाती है, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स जो होती हैं SC ST OBC वुमेन्स इन सब के लिए होती थी, अब जो है वो ट्रांसजेंडर्स के लिए भी होंगी और विद इन 2 ईयर्स हर बार इसको रिव्यू किया जाएगा। एक वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात करी है। वेलफेयर बोर्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और वो जो है राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेंगे और देखेंगे कहीं इसका वायलेशन तो नहीं हो रहा है। एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाने की बात करी गई है जो मॉनिटर करेंगे केसेस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट ट्रांसजेंडर्स। तो ये भी हमने यहाँ पे देखा कि ये चीज भी नई यहाँ पे लाई गई है ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 के अंदर, जो कि पहले हमें नहीं दिखता था 2019 के एक्ट के अंदर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, जो कि हम ट्रांसजेंडर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो नेशनल काउंसिल, देखो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये वेलफेयर बोर्ड डिफरेंट है, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन जो बनाने की बात करी गई है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन जो है ये कौन कौन कंसिस्ट है इसके अंदर। सबसे पहले देखिए आपके यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस इसके चेयरपर्सन होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस इसके वाइस चेयरपर्सन होंगे। अभी स्टेट का मतलब आप लोग क्या समझते हो, ये स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ये भी यूनियन मिनिस्टर। जैसे आपको पता है एक मिनिस्ट्री होती है कैबिनेट वाली, फिर एक होती है इंडिपेंडेंट, फिर एक होती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, बट ये होते यूनियन वाले ही हैं। तो यहाँ पे यूनियन ही है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस जो इसके हैं वो वाइस चेयरपर्सन है। फिर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो IAS होते हैं। फिर 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग हेल्थ, होम अफेयर्स, होम रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, ये तीनों चीज भी आपने यहाँ पे देखा। इसके बाद है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के अंदर और भी कौन कौन लोग कंसिस्ट करेंगे। तो अदर मेंबर्स जो इसमें होंगे वो होंगे नीति आयोग के रिप्रेजेंटेटिव, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस काउंसिल के अंदर इसमें से कौन मेंबर नहीं होगा, तो ध्यान रखना स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं है क्योंकि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन है। तो नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स भी इसमें इंक्लूड होंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स विल ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेटेड। The council will also consist of 5 members from the transgender community. ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 5 members from the transgender community and 5 experts from non-governmental organization. भैया देखो ट्रांसजेंडर के राइट्स की बात हो रही है तो उनके बिना उनके राइट्स को कौन अच्छे से बताएगा। तो 5 मेंबर्स ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के भी इसमें रहेंगे, प्लस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी 5 एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसके अंदर रहेंगे। अब फंक्शन क्या है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस का, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला तो इनका काम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि ये पॉलिसीज लाई जाए ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए और इस पॉलिसी के थ्रू चीज़ें बेटर हो सकती हैं, सुधार के लिए कैसे अपलिफ्टमेंट हो सकता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का।
इसके बाद ये जो पॉलिसी लाई जा रही है इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है और क्या इसमें चेंजेस की ज़रूरत है, क्या लॉज एंड पॉलिसीज जो आप लेके आ रहे हो उसका इम्पैक्ट हो रहा है ट्रांसजेंडर्स के ऊपर। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी ट्रांसजेंडर पर्सन है अगर उनके साथ ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, उनको इन सारे राइट से दूर रखा जा रहा है, तो उसको रिड्रेसल जो करेगा, ग्रीवांस मैकेनिज्म जो देखेगा, वो आपका नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन यहाँ पे देखेगा। तो दिस इज इट गाइस, दिस इज ये वाला एक इशू हमारा जो हमें डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।